थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे कि तुम्हें हिस्ट्री का भी बहुत शौक है, तो स्विट्जरलैंड ऐसी जगह में सिचुएटेड है जो कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं। मतलब उसका ऐसा है कि एक साइड से वो जर्मनी, एक नेबर उसका जर्मनी है, एक नेबर उसका इटली है, और एक नेबर शायद फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम से सोचो कि जो एक्सिस पावर्स थी वो उनसे बॉर्डर शेयर कर रहा था। तो उधर हिटलर हो, मसोलिनी हो, तो कितना प्रेशर रहा होगा। वो लैंड्स कॉन्कर करते जा रहे थे और स्विट्जरलैंड कॉन्कर नहीं हुआ। तो हम लोग ये सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, या हम लोग एक लाइन में ये सोच लेते हैं उनकी न्यूट्रलिटी वाली पॉलिसी है जो फेमस है उनका, तो वो किसी के साइड नहीं आते हैं। अराउंड आई थिंक 500-600 साल से उनका चलता है कि वो न्यूट्रल ही पॉलिसी हमेशा से रही। जब से वो फॉर्म हुआ है अराउंड कुछ 1500 समथिंग या 1600 समथिंग फॉर्म हुआ था, तब से उनकी पॉलिसी रही है कि हम न्यूट्रल ही रहेंगे उनका। राइट। तो वो न्यूट्रलिटी की कैसे, न्यूट्रलिटी आप जैसे हम लोग इंडिया के टर्म से बात करें तो हम भी न्यूट्रल हैं। हम जो कि जिस पॉलिसी ने एक्चुअली इंडिया को हेल्प किया है कि हम ना कभी यूएस के साइड रहे हैं ना ओवरटली रशिया के साइड रहे हैं। बट ये न्यूट्रलिटी की कैसे आती है, कोई इजी नहीं होता है करना। इनफैक्ट यू वुड थिंक कि एक तरीका हो सकता है कि हम लोग खूब सारे एलाई अपने अग्रीमेंट्स फॉर्म करें, इनसे फॉर्म करें कि हम पीस टाइम में तुमसे ट्रेडिंग करते रहेंगे, बट जब कॉन्फ्लिक्ट होगी तो हम तुम्हारे अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे साइड भी नहीं आएंगे। एक ये तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका वो हो सकता है जो कि स्विट्जरलैंड ने एक तरह से अडॉप्ट किया। तो एक मिनट, वैसे स्विट्जरलैंड का बस ये मतलब मैं समझना चाहता हूँ, जैसे जब कोल्ड वॉर हाइट पे था तो वहाँ पे आपको 2 ब्लॉक में डिवाइडेड था यूरोप। एक तरफ था वो जो वार्सो पैक्ट था, जो कि जो सोवियत यूनियन अलाइंड कंट्रीज थी, यानी चेकोस्लोवाकिया वगैरह हो गए। एक तरफ था नेटो था, तो इसमें सारी मतलब यूएस अलाइंड कंट्रीज यानी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। स्विट्जरलैंड भी उन एरियाज में था, तो उनको क्यों नहीं लगा कि हमें किसी भी पैक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए? उनकी थिंकिंग क्या थी? एक्चुअली जो हम लोग जैसे जब स्विट्जरलैंड जाते हैं और जो हम लोग को चीज़ें सुंदर लगती हैं या काम और पीसफुल लगती हैं, वो है कि वहाँ पे शोर नहीं है, क्योस नहीं है। वो क्योस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो उनकी डे टू डे लाइफ में दिखाई पड़ता है। तो उनके कब शहर खत्म हो जाते हैं और कब गांव शुरू हो जाते हैं बहुत डिफरेंस नहीं फील होता है, क्योंकि उनके गांव में भी उतना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जितना शहरों में है, और उनके शहर भी उतने ही सुंदर होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जितने उनके गांव हैं। हाँ, मतलब इनफैक्ट वहाँ पे हाइप ऐसा नहीं है कि जैसे आप लंदन जाओ तो वहाँ पे गांव होंगे एकदम से दिख जाएगा, चाहिए ग्रीनरी है, ज़्यादा गांव है, और वो लंदन जाओ तो बिल्कुल अर्बन जंगल वाली थोड़ी फील आती है। राइट। तो जो मैं पॉइंट कह रहा था कि वो क्योस को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं स्विट्जरलैंड में। तो वो उनके इनफैक्ट इस तरह के रूल्स होते हैं कि इससे इतना ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते किसी भी फंक्शन में, कोई इवेंट हो रहा हो, या कितने होर्डिंग्स या बोर्ड्स लगा सकते हैं। अच्छा, इस लेवल तक क्योंकि होते हैं। तो ये जो उनकी हैबिट रही है क्योस को अवॉइड करने वाली, तो उन्होंने फोर्स ही किया कि स्विट्जरलैंड वैसे बहुत पावरफुल नहीं था कि उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मीज रही हों। इनफैक्ट दे वर नॉट यूनाइटेड बाय रिलीजन, दे वर नॉट यूनाइटेड बाय लैंग्वेज, वो अलग अलग थे। हाँ, वहाँ तो उनके शायद 4 लैंग्वेज है ना बेसिकली, क्या मेजर, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, और एक उनकी लोकल लैंग्वेज, कुछ रोमांश या कुछ लैंग्वेज हाँ, होती है। वो मैं हर बार भूल जाता हूँ, बट लोकल लैंग्वेज है। तो इस तरह से यूनाइटेड नहीं थे, कोई इस तरह का कल्चर नहीं था कि बहुत ही वॉरिंग ट्राइब्स रही हों स्विट्जरलैंड की। तो एक्चुअली में स्विट्जरलैंड एक टाइम पे आप उन्होंने सोचा कि हम वीक हैं, और जो वीक लोग होते हैं या वीक सोसाइटीज़ होती हैं या वीक कंट्रीज़ होती हैं, उनको कोई अपना एलाई नहीं बनाता है, उन पे लोग कब्जा कर लेते हैं। तो अगर वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं करते, जिसको अभी हम लोग समझेंगे कि उन्होंने स्ट्रांग कैसे किया, अगर वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं करते तो उनको कोई इक्वल्स की तरह एलाई नहीं बनाता। वो किसी ना किसी कॉलोनियल पावर की, क्योंकि उस समय तो कॉलोनियल पावर्स होती थी, वो कॉलोनी बन जाता। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। अब स्विट्जरलैंड में पहाड़ हैं, एल्प्स हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम इन पहाड़ों को कैसे यूज़ करें, जो कि एक टाइम पे आप सोचो कि हमारी वीकनेस भी हो सकते हैं कि हमें इधर से उधर जाने में मुश्किल होती है। जैसे अगर आपके यहाँ पहाड़ हों तो आप कैसे क्रॉस करोगे? एग्जैक्टली, वो तो दिक्कत तो होती है पहाड़ों में। स्पेशली उनके पहाड़ तो बहुत ठंडे हैं, और उनके पहाड़ बने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग उस रॉक से या ग्रेनाइट जिससे बने हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसके अंदर टनल्स बनाएं, खूब टनल्स बनाई, खूब उन्होंने बंकर्स बनाए। अब एक कंट्री कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वॉर ना हो या वॉर से बच सकें या वॉर जीत सकें? एक तरीका है कि खूब सारी आर्मी बनाओ, स्टैंडिंग आर्मी जिसको कहेंगे। जैसे इंडिया में पता नहीं कितनी 25-30 लाख जितने भी लोग होंगे जो सोल्जर्स होंगे, एक
तरीका यही है, स्टैंडिंग आर्मी बनाओ, खूब सारा इन्वेस्टमेंट करो डिफेंस में, इक्विपमेंट खरीदने में या फिर उनको डेवलप करने में। दूसरा उन्होंने सोचा कि एक तरीका ये हो सकता है कि कंट्रीज़ कैसे प्रिपेयर करती हैं अपने आप को वॉर को, वो अपनी आर्मी को प्रिपेयर करती हैं। व्हाट डज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर मीन? प्रिपेयरिंग द आर्मी। उन्होंने सोचा कि जब वॉर होती है तो सिर्फ सोल्जर्स नहीं मरते हैं, सिविलियंस भी मरते हैं। उन्होंने कहा वी नीड टू प्रिपेयर एवरी सिंगल पर्सन। तो वो एक जो उन्होंने एक फिलॉसफी लाई, वो फिर कई जगह उनकी मैनिफेस्ट हुई। उन्होंने सोचा कि हमें सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है। एब्सोल्युटली। दो तरीके से, एक तो उन्होंने बंकर्स बनाए। कहाँ बंकर्स बनाए? घरों के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे, स्कूल के नीचे, हर जगह, पहाड़ों में, टनल्स खूब सारे बंकर्स होते हैं। उन बंकर्स में जो पहाड़ों में होते हैं, कई बार वो गन्स वो रखते हैं ताकि वहाँ से अगर शूट करना हो तो शूट कर सकें। बंकर्स का दो रीज़न है कि वहाँ से छुप के वो एनिमीज पे शूट कर सकें, और दूसरा अपने सिविलियंस को बचाना हो तो सिविलियंस बचने के लिए जा सकें। और बंकर्स कई बार छुपे होते हैं कि वो घरों के नीचे होंगे, या फिर बांड मतलब कि जहाँ पे जो खेत होते हैं, जहाँ पे इक्विपमेंट रखा जाता है या फिर गाय भैंस रहती हैं, तो सामने से लगेगा बांड है, अंदर उसमें एक बंकर का एंट्रेंस होगी। अच्छा, ये बंकर का मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या ये बंकर कोल्ड वॉर के टाइम पे बने थे जब सबसे ज्यादा न्यूक्लियर थ्रेट का डर था, या फिर ये पहले उसके पहले बन चुके थे? वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही से बनना शुरू हो गए थे। तब से बनने शुरू हो गए थे। क्योंकि अगेन दूसरी चीज जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उनकी फोरसाइट रही है। उन्होंने वेट नहीं किया कि वॉर शुरू हो और हम उस तब प्रिपेयर करें। सही बात है। वो अज्यूम करके रखते हैं, बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। तो उन्होंने अज्यूम किया, ये नहीं कि आजकल पीस टाइम है तो मैं रिलैक्स रहूंगा। उन्होंने कहा कि कई कंट्रीज होती हैं कि जब प्रॉब्लम आएगी तब हम उसको सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी, हम अभी से सिस्टम्स बनाएं। जैसे जो ऑप्टिमिस्टिक सिस्टम है कि हमसे तो कोई लड़ेगा नहीं, हम तो सबसे अच्छा बिहेव करते हैं। इनफैक्ट उसका पता नहीं कितना सही होगा यहाँ बोलना अगर इसको, बट जैसे यूक्रेन का है एग्जांपल लूंगा, क्योंकि हम लोग आजकल यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट सब पढ़ चुके हैं। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। जब सोवियत यूनियन टूटा था 1991 में, तब उनके पास थे न्यूक्लियर वेपन्स। फिर 1994 में जो सुपर पावर्स थी, यूके, यूएस, रशिया, उन्होंने आके बोला कि ऐसा करो, तुम अपने न्यूक्लियर वेपन्स हटा दो, हम तुम्हें बदले में प्रोटेक्शन देंगे। अब वो बाद में आप देख ही चुके हैं कितना बढ़िया उनको प्रोटेक्शन। तो वही वो एग्जांपल हो गया ऑप्टिमिज्म का कि ऑप्टिमिस्टिक सिस्टम है। तो ऑप्टिमिस्टिक सिस्टम्स हैं कि जिसमें कि हम हमेशा अच्छे रहेंगे, हमारे नेबर्स हम अच्छा रहेंगे, हमारे एलाइज अच्छे रहेंगे। तो दे कीप वर्किंग टू अ पॉइंट, एक्सेप्ट एक टाइम आता है जब वो काम नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। और एक हुआ पैरानॉइड सिस्टम कि हमारे एलाइज, हमारे नेबर्स हमें सब धोखा देंगे, हमें जब हेल्प चाहिए होगी तब कोई हेल्प करने नहीं आएगा। तो जब आप उस तरह से सिस्टम्स बनाते हैं तो वो हमेशा काम करते रहते हैं। तो उन्होंने अग्रीमेंट्स पे, एलाइज बनाने पे फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने पे। तो उनके बंकर्स और उनके टनल्स और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी न्यूट्रलिटी कैसे आई? उनकी न्यूट्रलिटी आई अग्रीमेंट से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से। व्हाट डज दैट मीन? इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जो भी स्विट्जरलैंड गया या समझा उसको सबको मालूम है कि ट्रेन्स कितने टाइम से चलती हैं, उनकी रोड्स हर जगह पहुंच जाती हैं, पहाड़ में कितना भी ऊंचा पहाड़ हो या कहीं भी हो, एक्सेप्ट हर नॉट ओनली उनका सबसे एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इस तरह का कि वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है मिनटों में। ये मैंने भी पढ़ा था कि इसमें एक्सप्लोजिव्स बहुत वहाँ पर हैं। मतलब आप एकदम से उस कंट्री से अज्यूम नहीं करोगे एक्सप्लोजिव्स कितने सारे हैं वहाँ पे। वो अज्यूम करते हैं कि मान लो एकदम से टैंक चलने लग जाए, आप एक्सप्लोर कर दो। उसी फिलॉसफी को आई बिलीव करता हूँ। तो जब जर्मन्स ने, इनफैक्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने ये जब डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेड करना है कि नहीं करना है, तो उनका अग्रीमेंट, उनका एक कंक्लूजन यह है कि इसको करना इतना मुश्किल होगा, इतना कॉस्टली होगा